सर। गुड इवनिंग बेटा सबको। कनेक्ट हो जाइए सब लोग। वॉइस क्लियर है हमारी बेटा? वीडियो क्लियर है? यस सर, एकदम। यस सर। वेरी गुड। चलिए हम लोग केमिस्ट्री के छोटा बेटा कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। टुडे टॉपिक इज रेस्पिरेशन। डाइजेशन कंप्लीट हो गया था, आज रेस्पिरेशन बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो ओके, लेट्स स्टार्ट। कैमरा में सेट कर दो। चलिए, सही दिख रहा है बेटा सबको? ओके, टुडे इज लेक्चर नंबर 6, life process, and topic is respiration. Respiration बेटा, रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन दोनों आप बोल सकते हैं इसे। देखिए ये बेटा क्या है, ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन, देखिए दोनों में डिफरेंस होता है। बच्चे एक ही समझते हैं, ब्रीदिंग भी सेम होता है और रेस्पायरेशन भी सेम होता है, ऐसा नहीं। देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो क्या आप लोग ये डिफरेंस में बता सकते हैं? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग? कैमरा सेट कर दूं, आप लोग रिप्लाई करिए। रेस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है? सर ब्रीदिंग में बस ये दोनों लोग एयर इनटेक करते हैं और आउट करते हैं, और सर रेस्पिरेशन में जो सर ऑक्सीजन जल के जब एनर्जी बनाता है उसे बोलते हैं। वेरी गुड। इट मीन्स रेस्पायरेशन इज अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ओके, जब एनर्जी फॉर्म होती है बॉडी में, इसे बेटा हम लोग डिफाइन करते हैं रेस्पायरेशन। ठीक है, वेरी गुड। रेस्पायरेशन कैसा है? ये केमिकल प्रोसेस होता है, और ब्रीदिंग क्या होता है? एक फिजिकल प्रोसेस होता है। सबसे बड़ी बात है, तो पहले हम लोग इसको जरा डिफाइन करते हैं, फिर डिफरेंस लिखते हैं। ओके, जरा वॉइस आप लोग बताइए हमारी क्लियर अब आ रही कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं बेटा। चलिए क्या लिख सकते हैं? इट इज द, नोट करिए, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल प्रोसेस। इसका तो मतलब है बॉडी के अंदर ये होता है, सेल के अंदर ये कंप्लीट होता है, इसलिए बेटा हम लोग इसको बायोकेमिकल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? चलिए डिफिनेशन लिखिए। इट इज इट इज इट इज बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब मैंने आप लोग पहले भी डिफाइन किया था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है बेटा, जो फूड के कंपोनेंट होते हैं उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मतलब प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, न्यूट्रिएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंड चल नहीं रही है, देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। देखो हर प्रोसेस के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो नोट करिए, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम एट ऑप्टिमम। एक रेट डिफिनेशन लिखिएगा आप लोग, ऑप्टिमम टेम्परेचर
कहाँ होता है बच्चों? इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ईच बॉडी सेल, मतलब बॉडी के हर एक सेल्स में होता है, ठीक है ना? टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब बॉडी के अंदर जितना भी प्रोसेस होता है टुगेदर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके बच्चों, नोट करिए यस सर, हो गया। लीजिए। जैसे कुछ एग्जांपल नोट कर लीजिए, जैसे हमारी ये हार्ट बीट है, हार्ट बीट में भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे ब्रीदिंग किया तो लंग्स का फंक्शन होगा, लंग्स भी तो फंक्शन कर रहा है, तो ब्रीदिंग में भी आपको एनर्जी चाहिए। डाइजेशन हो रहा है, उसमें भी एनर्जी चाहिए, एटसेट्रा बहुत सारे फंक्शन है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, आप मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, जितना भी आप प्रोसेस होती बॉडी में, उन सब के लिए एनर्जी चाहिए। तो किससे प्रोड्यूस होता है ये? रेस्पिरेशन से। ओके, अच्छा एक चीज और बताइए कि रेस्पिरेशन केटाबोलिक प्रोसेस है कि एनाबोलिक? मैंने आप लोग की स्टार्टिंग बताया था कि केटाबोलिक एनाबोलिक क्या प्रोसेस होता है, कैसा प्रोसेस है? इट इज अ केटाबोलिक और एनाबोलिक? एनाबोलिक। सही। एनाबोलिक का क्या मीनिंग होता है? सर जिसमें कोई सही चीज आप, बनती है। इसमें क्या बन रहा है? सर एनर्जी, एटीपी। केटा केट नहीं तो बन तो रहा, लेकिन इसमें तोड़ फोड़ भी तो हो रहा है। कैटाबोलिक मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ध्यान दीजिए। फूड जा रहा, फूड को ब्रेक कर रहे हैं तो डाइजेशन भी कैटाबोलिक हुआ। जहां पर ब्रेक किया जाए, टुकड़े टुकड़े किया जाए, वो कैटा होता। कैटा माने कट करना, एना मतलब कंस्ट्रक्ट करना। तो कैटाबोलिक इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन भी क्या हो रहा, ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के एनर्जी निकाली जा रही। याद रखना बच्चों, सेकेंड पॉइंट, रेस्पिरेशन कैसा होता है? इट इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस। नोट करिए, रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है ना? और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। टाइप रेशो समझ लेते हैं। पहले एक चीज हम लोग जरा डिफ्रेंशिएट समझ ले पहले, तब आपको प्रोसेस ज्यादा समझ में आएगी। शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लीजिए, रेस्पिरेशन को अगर हम लोग एक लाइन बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? रेस्पिरेशन इज अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। नोट कर लीजिए, एनर्जी रिलीजिंग बायोकेमिकल प्रोसेस। मतलब बायो मैंने लिविंग की बॉडी में होता है और केमिकल रिएक्शन होता है, तो बायोकेमिकल प्रोसेस, इसको नोट करिए। कैमरा सही सेट नहीं हो पा रहा है, ये अब सही लग रहा है। अब बेटा ठीक है ना कैमरा? पहले ठीक नहीं था ना? यस सर। अब हमें लग रहा है ठीक, 90 डिग्री पर हो गया। एक मिनट, इसलिए क्लास आपको लेट हो जाती है, इसको सेट करने में बड़ी टाइम लग जाता है हमको। ये बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। चलिए डिफ्रेंशिएट पहले लिखिए आप, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। चलिए एक तरफ हम लोग लिखते हैं रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन, जो भी आप लोग कहते हो, और एक तरफ बेटा लिखिए ब्रीदिंग।
देखिए रेस्पायरेशन, पहली बात समझिए कि ये बेटा एक तरह का केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस है। जितने केमिकल प्रोसेस होंगे उसमें केमिकल रिएक्शंस आपको लिखना पड़ेगा। और सांस लेने में कोई प्रोसेस नहीं लिखा जाता है। भाई आपने सांस लिया, कहाँ गया, लंग्स में एयर गई, फिर CO2 बाहर चली गई, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। ये कैसा है, फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। देखिए ब्रीदिंग को बेटा हिंदी में कहते हैं हम लोग सांस लेना, ठीक है ना, सांस लेने को ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन को हिंदी में कहा जाता है श्वसन, इसको बोलते हैं हम लोग श्वसन। श्वसन मतलब एनर्जी बनना, और सांस लेना मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब कि CO2 O2 का बॉडी में एक्सचेंज होना लंग्स के थ्रू, ठीक है। देखिए ये बेटा जो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, इन द सेल, ये सेल्स में होता है। और ये कहाँ होता है, इन द लंग्स, ये लंग्स के थ्रू होता है। तो थ्रू लंग्स भी आप लिख सकते हैं, इन द लंग्स का मतलब थ्रू लंग्स, ठीक है। रेस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है, कैटाबोलिक है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। आप ब्रीथिंग को एनाबोलिक तो नहीं कर सकते हैं, ये आप दोनों मान सकते हैं। या अगर जनरली देखा जाए तो रेस्पायरेशन का ही ये पार्ट है, पहले एयर बॉडी में आएगी तब तो जाएगा ग्लूकोज के पास। तो आप ऐसे लिखिए इसमें कि पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन, ये रेस्पायरेशन का एक छोटा सा पार्ट है। ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा है। रेस्पायरेशन बड़ा पार्ट है, लॉन्ग प्रोसेस है, ये शॉर्ट प्रोसेस है। तो कैटाबोलिक का ही तो पार्ट हुआ। और देखिए ये बेटा है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, रिलीजिंग प्रोसेस है, प्रोसेस। इसमें नोट करिएगा ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है, इसमें एनर्जी यूज करता है लंग्स तब तो काम करेगा। ये एनर्जी खींचता है, ये एनर्जी रिलीज करता है ना, सबसे बड़ा अंतर है ये। और क्या डिफरेंस लिख सकते हैं, देखिए रेस्पायरेशन में प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, रेस्पायरेशन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, अभी आप लोग डीपली पढ़ेंगे बाद में। लेकिन जनरली अगर हम लोग बात करें तो देखिए दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ग्लाइकोलिसिस और एक बच्चों होता है क्रेब्स साइकिल। और भी इसमें प्रोसेस होता है, जैसे एक ETS होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है, ठीक है ना। तभी हम लोग दो मान के चल रहे हैं, हम लोग छोटे लेवल पर समझ रहे हैं, बहुत डीपली नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। तो आप दो याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें बीच में ही प्रोसेस होता है, ETS भी होता है, ठीक है ना। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तभी आप सिंपल समझिए। सर ग्लाइकोलिसिस, हाँ बताइए। सर ये कौन सा साइकिल लिखे हैं सर? क्रेब्स साइकिल, CREB'S। क्रेब्स बेटा साइंटिस्ट का नेम, बायोलॉजिस्ट है, ठीक है ना। लीजिए देखिए, अब इसमें लिखिए ब्रीदिंग में भी दो प्रोसेस होते हैं। ब्रीदिंग में कौन कौन सा प्रोसेस होगा बताइए, सब लोग सोच सकते हैं। सर इनहेल और एक्सेल। जी हाँ, देखिए एक होगा इनहेलेशन, मतलब सांस अंदर लेना, जब सांस लेंगे तो एयर एंट्रिंग करेगी लंग्स में, इसको बेटा हम लोग इंस्पिरेशन भी कहते हैं, इंस्पिरेशन। और एक बेटा होता है एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन, या आप कह सकते हैं इसे और एक्सपीरेशन, मतलब एग्जिट होना है, exit of air from the lungs into the external environment is called as expiration, and entering of air from the external environment into the lungs is called as inhalation, ठीक है।
ये बात समझ में आई सबको? बताइए। यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। ठीक, बस चलिए, इतना सफिशिएंट है डिफरेंस। और भी होता है लेकिन रहने दीजिए। इतना कम से कम आप याद रखिएगा। अब समझिए आप लोग जरा एक पॉइंट और, या नेक्स्ट हेडिंग ही लिखिए, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट बेटा जिसको बोलते हैं एरोबिक, और सेकेंड को बोलते हैं एनएरोबिक। देखिए, फर्स्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, देखिए नाम से पता चल रहा है जिसमें एयर का यूज हो। एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। ओके, तो क्या होगा? व्हेन टिश्यू कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल यूटिलाइजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, द प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी इसमें सीधी बात आप समझ लीजिए, कहाँ होता है बच्चों? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। या आप एक्यूरेट लिखना चाहते क्या यस लिखेंगे? सर। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा बाद में। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच, या व्हेन टिश्यू कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, मतलब ग्लूकोज, फूड मटेरियल मतलब ग्लूकोज, यूटिलाइजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मतलब O2 इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत लेंदी नहीं लिख रहा हूँ। किसमें होगा बच्चों? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी O2। जब बेटा जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, एसेंशियल हो, उसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना? ये जो रेस्पिरेशन होता है, ये बेटा जो डेवलप एनिमल हो, ध्यान समझिएगा, जो यूकैरियोट्स होते हैं, कहाँ होता है? अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है? यूकैरियोटिक सेल में चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे मल्टी सेलर हो। ठीक है? और कहाँ होता है? ध्यान समझिएगा भाई, देखिए ध्यान सुनिएगा, यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या? जिसमें क्या हो बताइए? न्यूक्लियस होना चाहिए, डेवलप क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल में ही ये क्यों होता है? ध्यान समझिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए ये कंप्लीट कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कंप्लीटेड कहाँ होता है? हेलो सर। इन हेलो सर। माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ गुड़िया। सर वो सर एक और हमारी न्यू क्लासमेट आई है, तो सर उसको हाँ, ज्वाइन कर लीजिए ना। साथ में बैठी हैं आपके? यस सर। तो गुड़िया ऐसा करिए कि अभी अब एक ही मोबाइल से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी ऐड करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है ना? सर। ट्राई कर लेता हूँ, देखो ऐड हो जाता है तो अच्छी बात है। भेजिए, रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। ठीक है? आप रिक्वेस्ट सेंड कर दो गुड़िया, हम देखते हैं। देखो मेहमत, हम ऐड करते हैं ना तो कट हो जाता है, पूरी क्लास ही कट, फिर से शुरू करना पड़ेगा। पूरा रिदम बेटा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हम कनेक्ट नहीं कर पाते बीच में। पहले आप लोग ने बता दिया करिए। देखिए यूकैरियोटिक सेल में होता है, क्यों होता है बच्चों? ध्यान समझिएगा, क्योंकि इस रेस्पिरेशन को होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ती है। बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ेगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल में होगी जरा बताइए तो? प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है या नहीं होता? बताइए आप। सर नहीं होता। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? जितने यूकैरियोटिक सर क्योंकि सेल्स, उसका सॉरी, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं प्रोकैरियोटिक, होता। वेरी गुड। अगर न्यूक्लियस गायब है, ध्यान समझ लीजिए, न्यूक्लियस गायब है बेटा तो सारे सेल्स ऑर्गेनेलिज भी गायब होते हैं, मतलब इनविजिबल नहीं रहेंगे वहां पर, डिसअपीयर रहेगा, अब्सेंस रहेगा। जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। अगर न्यूक्लियस है
तभी आपका माइटोकांड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइफ जितना आपने पढ़ा है वो सारे प्रेजेंट रहेंगे। सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेलिज है जो दोनों में पाया जाता है। कौन सा बता सकते हैं आप लोग? चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, बताइए कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज सर है जो प्रोकैरियोटिक वैक्यूल। सेल? और बताइए, मेन मैं पूछ रहा हूँ। गलत न्यूक्लाइड। हो गया। नहीं बेटा, राइबोसोम। क्या होगा? मैं सेल्फ राइबोसोम। ऑर्गेनेलिज की बात कर रहा हूँ ना। न्यूक्लियाइड सेल्फ ऑर्गेनेलिज है क्या? नो सर। नहीं है ना बेटा। राइबोसोम होता है। राइबोसोम भी कौन सा राइबोसोम? राइबोसोम के भी दो टाइप होते हैं। सब 9th भूल गए आप लोग या ठीक से पढ़े नहीं है बायोलॉजी। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 70S, 7 मतलब 70 और S लिखा होता है उसके आगे। 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और एक होता है 80S, 80 जिसको बोलते हैं। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो राइबोसोम को छोड़ करके कोई भी सेल्स ऑर्गेनेलिज नहीं पाया जाता। लेकिन हमें तो मेन चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। इसलिए ऑक्सीजन का यूज कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो कंप्लीटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज, जरा यहाँ पे ऐड करिए तो क्यों होता है ऐसा बेटा? बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कहाँ होता है? ग्लूकोज एट द क्रिस्टी। क्रिस्टी अगर आपको याद अगर हो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का तभी तो एनर्जी बनेगी। वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर होता है। ये देखिए, जब माइटोकॉन्ड्रिया ही सन्नाटे में रहेगी, है ही नहीं, तो कहाँ से रेस्पिरेशन होगा? एरोबिक नहीं हो पाएगा रेस्पिरेशन। कॉमन सी बात है। आप खाना बनाने गए, सब इकट्ठा कर लिए, आटा सान लिए, कढ़ाई वढ़ाई सब, अब पता चला कि किचन से सिलेंडर ही गायब है। चूल्हा रखा है, सिलेंडर ही गायब है। सानते रहो आटा, कढ़ाई, ऑयल लेते, जब जब तक उसमें फायर नहीं जलाएंगे, आग ही नहीं जलाएंगे, कढ़ाई गर्म कहाँ से होगी, पूरी कहाँ से चलेगी? बात समझ आई कि नहीं? तो मेन जरूरी है माइटोकॉन्ड्रिया। समझे बच्चों? हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। ठीक है ना? वेरी गुड। अब देखिए, एक होता बच्चों एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका जरा कुछ एग्जांपल हम लोग नोट कर लेते हैं, और जरा एक दो पॉइंट और लिख लो। इसमें बच्चों टोटल जो एनर्जी बनती है, टोटल 38 एटीपी एनर्जी बनती है। नोट कर लीजिए। एनर्जी इज फॉर्म बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन of one molecule of ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा बताइए? जो सिंपल आप फार्मूला लिखते हो, C6H12O6। सिंगल ही तो लिखा। C6H12O6। अब 1 मॉलिक्यूल क्या मतलब है? देखिए, इसका कोई नंबर नहीं लिखा था, आप 1 मान सकते हो ना, तो यही हो गया 1 मॉलिक्यूल। यानी सिंपल जो आप फार्मूला लिखते हो ना, वो 1 मॉलिक्यूल होता है। जैसे आपने लिख दिया H2O, तो H2 क्या कहेंगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। आपने लिख दिया CO2, इसका मतलब हुआ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। यही मतलब होता है। यानी जो फार्मूला होता है एक्चुअली में वो 1 मॉलिक्यूल ही होता है। तो कितनी एनर्जी बनती है एक ग्लूकोज से? 38। और हम लोग की बॉडी में दिन भर में करोड़ों अरबों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, तो करोड़ों अरबों एटीपी बनते होंगे, पता नहीं कितने बनते होंगे। तो सिर्फ एक ग्लूकोज का बताया जाता है कि एक ग्लूकोज से 38 एटीपी एनर्जी फॉर्म होता है। लेकिन ग्लूकोज तो बहुत सारे यूज होते हैं, तो बहुत लॉट ऑफ अमाउंट में एटीपी बनता होगा बच्चों। चलिए अब जरा एनारोबिक समझते हैं। एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए इसका। बताइए, अमीबा क्या है? यूकैरियोटिक है कि नहीं? यस सर। और यस पैरामीशियम सारे यूनिसेलुलर में सर। लिख रहा हूँ। यूकैरियोटिक। कुछ यस सर। मल्टीसेलुलर जैसे रैट हो गया, कैट हो गया, जो भी सांस लेते हो, ह्यूमन हो गया, मंकी, गोट, काऊ, ठीक है ना? जो भी अपने आसपास देखते हैं, सब में बच्चों
एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। किसी को डाउट तो नहीं भैया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नो सर, नो सर। एन एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी हेडिंग लिखिए, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए ऐसा बेटा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, उसको बोलते हैं एन एरोबिक। नाम से पता चल रहा है, एन एरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, एन मतलब विदाउट, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, यानी विदाउट ऑक्सीजन। क्या डिफाइन कर सकते हैं कि किसमें होता है? अकर इन द absence ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि O2, या आप लिख सकते हैं एयर। ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पर एयर हुआ, O2 का मतलब यहाँ क्या हुआ? एयर हुआ। देखिए एयर में ऑक्सीजन सिर्फ 21% होती है, तो बॉडी एयर ही तो खींचती है, उसमें से 21% ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी को बाहर कर देता है। ठीक है भैया? तो इसको अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे? व्हेन सेल्स और ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट विदाउट यूटिलाइजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल सा है, आप लोग सुन के लिख लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्ड रहेगी, ठीक ना? अब भाई हम लोग जो मेन इसमें समझना बच्चों कि इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना? इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है? तो बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं। इसके भी कुछ पॉइंट लिख लीजिए। कहाँ होगा बच्चों कि जनरली ईस्ट। अकर इन प्रोकैरियोट, फंगस में भी होता है। फंगस में, फंगस मतलब कौन सा? वो नॉन ग्रीन प्लांट। तो नॉन ग्रीन प्लांट बताइए, फंजाई में जैसे ईस्ट हो गया। ईस्ट यस बेटा सर, याद ईस्ट। रखना, ये यूनिसेलर फंजाई, यूनिसेलर फंगस है ये, बाकी सारे फंगस मल्टी सेलर होते हैं, ठीक है? तो ईस्ट में होता है। और बताइए प्रोकैरियोट्स में हो गया। और इसमें बेटा टोटल 2 एटीपी एनर्जी बनती है, 2 एटीपी एनर्जी इज फॉर्म, ठीक है? और इसमें एक पॉइंट जरा इसमें बेटा छूट रहा है, मैं नीचे लिख देता हूं। देखिए रेस्पायरेशन में, रेस्पायरेशन में देखिए 2 मेन स्टेप्स होते हैं। अभी मैंने बताया था आपको जब कंपेयर कराया था, रेस्पायरेशन में 2 स्टेप्स होते हैं, ध्यान समझिएगा। पहला स्टेप कौन सा बताया था? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है, ग्लाइको मैंने ग्लूकोज और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, यानी इसका मीनिंग हो गया ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कहाँ होता है ये प्रोसेस बच्चों? तो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल होता है। सेल का जो साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, कितने लोगों को नहीं पता है, रिप्लाई करिए। और सेकेंड बच्चों होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल ये कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग सोच के बताइएगा, आपको क्या लगता है ये 2 स्टेप्स हैं, तो आप बताओ कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ये दोनों स्टेप्स होता है कि एक स्टेप होता है? बताइए, ये स्टेप फर्स्ट हो गया, ये स्टेप सेकेंड हो गया। सर दोनों। एरोबिक में दोनों स्टेप होता सर है कि एक होता है? सर दोनों। दोनों होता है। एरोबिक में दोनों स्टेप्स होते हैं। और एनएरोबिक में बच्चों क्या लगता है आप लोग?
सर एक एन होता एरोबिक होगा। में सर पहला वाला, एक सर step पहला होता है, वाला। कौन सा? सर ग्लाइकोलिसिस होता होगा। सही है, तो ध्यान रखना ये जो स्टेप है ये सिर्फ एन एरोबिक में होता है, ये वाला एन एरोबिक में नहीं होता है, क्रेब्स साइकिल नहीं होता है, लेकिन एरोबिक में दोनों होता है, एरोबिक में दोनों होता है। अब देखो ग्लाइकोलिसिस में कितनी एनर्जी बनती है, तो 2 एटीपी, और यहाँ कितना बन जाएगी टोटल, तो वो है, अगर यहाँ पे टोटल जो प्रोसेस और भी चलते हैं अंदर मिला जुला के, तो 36 यहाँ बनता है। तब जरा सोचिए, इसमें सिर्फ 2 एटीपी बना और इसमें बना और भी स्टेप्स इसके अंदर, एक स्टेप को जोड़ जाड़ करके क्रेब्स साइकिल में कितनी बनती है, 36। तब जरा बताइए कि यहाँ पर 6 बना और इधर बन गया, सॉरी यहाँ पर 2 बना और यहाँ बना 36, तो कितना एनर्जी बन गई टोटल, 38। 38। इसमें से कितना बताया हमने, 2 एटीपी बनता है, 2 एटीपी, और इस क्रेब्स साइकिल में कितना बनता है, 36 एटीपी। तो टोटल क्रेब्स साइकिल नहीं बनता, मैंने बताया नहीं, एक स्टेप और होता है बीच में, एटीएस साइकिल भी चलती है, सीटीएस साइकिल भी चलती है, अल्टीमेट बता रहे हैं, आप याद करो, क्रेब्स साइकिल में 36 एटीपी और 2 ये हो गया, तो कितना हो गया टोटल मिला के बताइए, एरोबिक में एनर्जी कितनी बनी, एरोबिक में दोनों स्टेप हो 38। रहा है, 38, देखो मैंने यहाँ लिखा 38, ये देखिए एरोबिक में 38, और एन एरोबिक में कितना हो रहा है, जब ध्यान से देखो कितनी एनर्जी बन रही, 282। 2। तो कौन सा स्टेप होगा, सिर्फ सिर्फ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। चलिए मेरा क्वेश्चन सुनिए ध्यान से और रिप्लाई करिए सब लोग। नेम द स्टेप विच इज कॉमन इन एरोबिक एंड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। सर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ओके बच्चों, तो ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन स्टेप्स या प्रोसेस which is common in aerobic and in anaerobic respiration। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। लाइट फिर आज कट गई, लाइट बहुत कट हो रही है, दिख रहा है कि नहीं, दिख नहीं रहा होगा ना, जरा एक मिनट से वेट करिएगा आप लोग। जरा रिप्लाई करिए आप लोग, दिख रहा है आप लोग को, हेलो। यस सर, चलिए लाइट आ गई थोड़ा, लाइट। हाँ, एक बड़ी यार टेंशन है। इस रूम में एक्चुअली में क्या है कि इन्वर्टर कनेक्शन नहीं है, क्योंकि लाइट ज्यादा जाती होती नहीं है, देखो जाती कल 2 मिनट 3 मिनट के लिए बस, लेकिन जाएगी जरूर, इसमें कनेक्शन नहीं है इस रूम में। अच्छा चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, शिफ्ट कर दो इसको, हाँ इसको बेटा इतना नोट कर लीजिए। अब देखो लोगों को मैकेनिज्म डिस्कस करना, ध्यान सुनिएगा, मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। बेटा क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ध्यान सुनिएगा, बताइए। फूड बॉडी में जाएगा, देखो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, देखिए फूड बॉडी में इंटर करता है, सबको पढ़ा चुके हैं। फिर बेटा उससे क्या होता है, डाइजेशन होता है, सबने पढ़ा है। डाइजेशन होने के बाद फूड कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है,
और किसमें कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, और प्लस इसके साथ बनता है ग्लिसरॉल। इसकी बात सबको याद होगी। देखिए मैंने एक चीज और आपको बताया था बेटा कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, याद आ रहा है आप लोग कार्बोहाइड्रेट। को? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट मतलब यहाँ कौन सा एंड प्रोडक्ट बन रहा है बताइए? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ग्लूकोज बन रहा है ना। तो ग्लूकोज का हमको बेटा मेन ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज ही हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का वर्क करेगा। ठीक है। तो देखिए, तो मेन आपको याद रखना है कि ग्लूकोज से एनर्जी फॉर्म होती है। ऐसा नहीं कि इन लोग से नहीं होता, पहले ग्लूकोज से फॉर्म होगी, तो ग्लूकोज अगर खत्म हो गया तो फिर फैट वाले से फॉर्म होती है, फिर लास्ट में प्रोटीन वाले से एनर्जी फॉर्म होगी। फॉर्म सबसे होती है लेकिन पहले ग्लूकोज से एनर्जी फॉर्म होगी, जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर ये फैट वाला कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, फिर एनर्जी बनेगी, फिर अमीनो एसिड वाला कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बेटा। लेकिन अल्टीमेट तो ग्लूकोज ही हुआ ना। ये देखो कन्वर्ट हो जाता है इसी में, ये भी कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। अब यार ध्यान दीजिएगा, स्टेप समझिए। ग्लूकोज बेटा सबसे पहले सेल में एंटर करता है। देखिए ये सेल में बना रहा हूं, ध्यान सुनना। ये सेल में वो ग्लूकोज एंटर करा, ये ग्लूकोज। अब देखिए सेल का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो आपको पता हो कि बीच में न्यूक्लियस होता है। ये क्या है? न्यूक्लियस। और यहाँ बेटा एक फ्लूइड फिलअप होता है। ये देखिए सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। 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 वेरी गुड। अगर तो देखिए इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये देखिए साइटोप्लाज्म। और इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है छोटा सा, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियोलस। यस। न्यूक्लियोलस को बच्चों बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस। समझ गए आप लोग? इसका नेम होता है न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है ना, न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है। चलिए नॉलेज से बता दी। आप समझिए आप लोग ध्यान से। जब बेटा ग्लूकोज इंटर करता है तो सबसे पहले आता है साइटोप्लाज्म यहाँ पे, और ग्लूकोज दो पार्ट में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे मान लो ये ग्लूकोज आया, ये मान लो ग्लूकोज है। ग्लूकोज देखो ये टूट गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। इसका ग्लूकोज का ग्लूकोज टूट के दो पार्ट में हो गया, फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड पार्ट ये। इन दोनों बेटा पार्ट को लोग बोलते हैं पायरुविक एसिड या पायरुवेट कहा जाता है। कितने मॉलिक्यूल से बना पायरुवेट का बताइए तो, या पायरुविक एसिड का? ये बन गया पायरुविक एसिड, या बच्चों बोलते हैं पायरुवेट मॉलिक्यूल। कितने बने बताइए? 2 बना कि नहीं? 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा। अब कहाँ पर हो रहा है जरा बताइए तो आप लोग? ग्लूकोज कहाँ टूट रहा है, किस प्लेस पे टूट रहा है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में। इसी को बच्चों कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। तो पहले क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज टूट गया, और इस प्रोसेस में 2 एटीपी भी बनती है। कितनी एटीपी फॉर्म हुई यहाँ पर? यहाँ एनर्जी भी बनती है, 2 एटीपी एनर्जी फॉर्म होती है। आप ध्यान दीजिएगा, जो दोनों टुकड़े हैं पायरुविक एसिड वाले या पायरुवेट वाले, एक ही बात है दोनों, चाहे पायरुविक एसिड का हो चाहे पायरुवेट का हो, एक ही बात। ये दोनों बच्चों लोग खोजना शुरू करते हैं, दोनों घूमने लगते हैं इसमें साइटोप्लाज्म में। एक इधर गया एक इधर गया, अपना खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें वो सर्च करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को खोज। अच्छा मान लो कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया तो
है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ये खोजते खोजते थक जाएंगे बेचारे। दोनों एक दूसरे को फोन करेंगे, भाई कहाँ हो? अरे हम तो यहाँ इधर हैं राजापुर तरफ। माइटोकांड्रिया मिला? कहा नहीं यार, सिविल लाइन तरफ भी नहीं, कहीं और देखो बघाड़ा तरफ, कहीं दिख ही नहीं रहा माइटोकांड्रिया। तो बताइए क्या आगे प्रोसेस ये चल पाएगी? बोलिए आप। नो सर। स्टॉप हो जाएगी। और कितनी एनर्जी फॉर्म होगी? सिर्फ 2 2 ATP। इसी को बच्चों बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया सबको? यस यस सर। सर। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके। तो 2 ATP एनर्जी बन जाती है, और ये जो दोनों टहल रहे हैं ना, जो माइटोकांड्रिया खोज नहीं पाई है, दोनों पायरुवेट, ये बेटा कन्वर्ट जो हो जाते हैं एथेनॉल और CO2 में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एथेनॉल, जिसको वाइन आप तो शराब कहते हैं, C2H5OH, और CO2 में ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं। हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन आप जरा सोचिए, मान लो यहाँ माइटोकांड्रिया है, ये देखिए, ये हमने बना दिया माइटोकांड्रिया, ये देखिए। अगर सेल्स में माइटोकांड्रिया अगर प्रेजेंट होगा, तब क्या होगा? ये जो दोनों पार्ट है ना, दोनों इसमें इंटर कर जाते हैं। ये देखिए, कहाँ इंटर कर जाएंगे? माइटोकांड्रिया के अंदर। अब माइटोकांड्रिया देखो बेटा, जो ये ऐसे से बना ना, टेढ़ा मेढ़ा, ये देखिए जो ग्रुप्स बने हुए हैं, इसी को बच्चों कहा जाता है क्रिस्टी। अगर सिंगल होगा तो क्रिस्टी कहेंगे, क्रिस्टे, और प्लूरल होगा तो बोला जाता है क्रिस्टी। T-double-I शायद होता है, देख लीजिएगा, क्रिस्टी। इसी पर एनर्जी बनती है, ध्यान समझिएगा। इधर से दोनों पायरुविक एसिड पहुंच गए यहाँ पर क्रिस्टी पर, और जब आप सांस लेते हैं ना, देखो ऑक्सीजन पहुंच जाता है। ये देखिए, ऑक्सीजन भी कहाँ पहुंचता है? क्रिस्टी पे पहुंचता है, ठीक है ना। और इस क्रिस्टी पे बच्चों रिएक्शन होता है, तो 38 ATP एनर्जी टोटल फॉर्म होती है। समझे आप लोग? अब चलिए हम लोग थोड़ा सा वो रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, टोटल प्रोसेस, ठीक है। चलिए बताइए क्या क्या आपको समझ में आया इस पूरे में। पहले हम लोग पहले किसका लिखा जाए? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बताइए क्या क्या स्टेप हो सकता है, सोच के बताइए। ग्लूकोज एंटर किया, ठीक है, देखिए ग्लूकोज एंटर करेगा, ग्लूकोज, ये देखिए कहाँ एंटर किया, बताते रहिए सब लोग। साइटोप्लाज्म में कौन सी प्रोसेस होगी? ग्लाइकोलिसिस। कहाँ होगा बच्चों? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब आगे माइटोकांड्रिया तो है नहीं, तो जब माइटोकांड्रिया नहीं होगा तभी तो होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या फॉर्म हो जाता है बताइए? ग्लाइकोलिसिस हुआ, एथेनॉल। सर एथेनॉल। C2H5OH। तुरंत एथेनॉल बन जाएगा। पहले क्या बना, ध्यान दीजिए, ग्लूकोज टूट के क्या बना? पायरुविक एसिड पायरुविक पायरुविक बना ना एसिड। यार, तो छोड़िए नहीं भैया। देखो पायरुविक एसिड बना। क्या क्या कर सकते हैं? पायरुवेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पायरुवेट। दो मॉलिक्यूल्स आप पायरुवेट लिख दीजिए, पायरुवेट। अब बताइए आगे क्या हुआ? माइटोकांड्रिया थी नहीं, नहीं तो है जब सर, माइटोकांड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं नहीं तो मिला, ऑक्सीजन वो का यूज एथेनॉल भी और नहीं। CO2। जी हाँ, तो ऑक्सीजन भी यूज नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन यूज कौन करता है? माइटोकांड्रिया ना। जब माइटोकांड्रिया गायब है तो ये ऑक्सीजन का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना। ठीक है ना। इन द ठीक है ना। absence ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। और ये बच्चों होता है ईस्ट ईस्ट के सेल में। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल भी याद रखिए, कहाँ होता है? ईस्ट के सेल में। और बेटा अल्टीमेट जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाता है? C2H5OH। अब प्लस बच्चों बन जाता है
2CO2 अब प्लस बेटा अल्टीमेट एनर्जी कितनी बनी थी, यहाँ 2 बनी थी, वही 2 ATP यहाँ लिख दीजिए, 2 ATP बन गया। ग्लूकोज का फार्मूला क्या था याद करिए, C6H12O6। बैलेंस जरा करिए तो रिएक्शन को बैलेंस करिए। देखो इधर ग्लूकोज लिखा हुआ है, बाकी सब छोड़ दीजिए, प्रोडक्ट देखिए। चलो मैं नीचे लिख रहा हूँ, बैलेंस करके बताइए। ठीक मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ। ये क्या बन रहा है, अल्टीमेट C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP। चलिए बैलेंस करिए, लीजिए। बताइए रिप्लाई करो भाई, कहाँ चले गए सब लोग। अरे कितने कार्बन है, 6 हैं, और यहाँ क्या ठो है, 2 है, 2 ये और एक ये, 3 ही तो हैं। यहाँ 2 लिखिए और यहाँ 2 लिखिए, हो गया बैलेंस फ्री। बताइए 2 2 जा 4 और 2 ये कितना हो गया, 6। देखो हाइड्रोजन 12 है, काउंट करिए, 5 2 जा 10 और 2 हाइड्रोजन ये 12 हो गया। चेक करिए, ऑक्सीजन देखिए 6 है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया और 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया 6। यस सर। याद रखिएगा बच्चों। और देखिए जब ये प्रोसेस ईस्ट में होता है, ईस्ट सेल के अंदर ही होता है ये, तो इसी को बच्चों हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। ये कौन सी हम एक्चुअली हम लोग क्या हम लोग ने पढ़ा, एक्चुअली हम लोग ने पढ़ा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन क्या मतलब होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन ईस्ट सेल। अब फर्मेंटेशन का क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है बताइए सब लोग, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। C2H5OH प्लस CO2। अतः एथेनॉल बनता है, इसी को बच्चों शराब कहा जाता है, और CO2 भी बनता है। लेकिन मेन प्रोडक्ट कौन सा है, एथेनॉल, इसको बोला जाता है एथेनॉल। एथेनॉल लिख लोगे ना, ETHNOL, ETHNOL। ये ना याद आए तो आप ये भी लिख सकते हो एथाइल एल्कोहल, HOL, एल्कोहल। दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा जगह कम है, समझ लेना आप। ETHYL एथाइल एल्कोहल, ALCOHOL एल्कोहल। इसी से बेटा वाइन बनाई जाती है, तो वाइन इसी तरीके से कंपनी में बनाई जाती है। ओके, इतनी बात याद हो गई। अब चलिए हम लोग लिखते हैं एरोबिक। एरोबिक में देखिए ग्लाइकोलिसिस हुआ, फिर क्रेब्स साइकिल हुआ, इसको यार नोट करिए। चलिए अब सेकंड समझिए आप लोग, एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए स्टार्टिंग समझ समझ के बताइए। ग्लूकोज था, ग्लूकोज मतलब C6H12O6। पहले बताइए इसका क्या हुआ बेटा, सोच के बताइए। डायग्राम आपने बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तब भी देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। हाँ चला गया, ये बताइए कौन कौन से स्टेप साइटोप्लाज्म में एरोबिक में एंटर आपको किया। दिखता है। हाँ एंटर किया और ब्रेक हुआ, तो पहला ग्लाइकोलिसिस होगा। यस सर। पहला क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। इसको नोट करिए, यहाँ नोट करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसका हुआ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का मतलब
ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल। ओके, कहाँ होगा ये? तो साइटोप्लाज्म में होगा। क्या बनेगा तो सबको पता ही है, पायरुविक एसिड बनेगी, एसिड या पायरुवेट बनेगा। कितना बनेगा? तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है ना। और क्या बनेगा? 2 एटीपी बन जाएगी यहाँ पर। एटीपी लास्ट में लिखा जाता है जोड़ करके टोटल, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी दोनों जो पायरुवेट एसिड के या पायरुवेट मॉलिक्यूल जो बने हुए हैं या पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल बने हुए हैं वहाँ कहाँ चले जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। है ना। तो देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी O2, ठीक है, कौन सी प्रोसेस होगी? तो यहाँ बच्चों होगी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स, CREBS, क्रेब्स साइकिल होगी। कहाँ होगी? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। क्या फॉर्म होगा? तो देखिए फॉर्म होगा बच्चों 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 2 ATP एनर्जी यहाँ बनी थी ना, लिखा नहीं गया, अलग बात है। तो 2 वो याद रखिए और टोटल इधर बन जाती है 36। तो टोटल मिला के बेटा एनर्जी हो गई 38 ATP। देखिए तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 38 ATP। समझ गए आप लोग? बताइए, यस। इससे डाउट तो नहीं? सब कॉमन बातें नो हैं, सर। कोई बहुत टफ नहीं है। चलिए एक जरा नोट में पॉइंट बच्चों लिख लो। बताइए क्या ये हम लोग को ये प्रोसेस कहाँ होती है? ह्यूमन बॉडी में। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये कहाँ होती है बच्चों? तो हम लोग को ह्यूमन सेल्स में होती है। जितने बड़े बड़े एनिमल्स हैं जैसे ह्यूमन, कैट, डॉग, जो भी सांस लेते हैं ना उन सब में यही होगा। जिनमें भी नोज वोज देख रहे हैं सब टोटल इसी में आएंगे। और जरूरी नहीं कि नोज हो, जैसा अमीबा उसमें भी यही होगा। यानी कुल मिला के यूकैरियोटिक होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए इसमें ये आपको ये बताना, क्या हम लोग की बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन पॉसिबल है? बताइए, या नहीं पॉसिबल? क्या ह्यूमन बॉडी में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर सर हो हो सकता सकता है है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को गायब कर दें तो। माइटोकॉन्ड्रिया गायब कर देंगे तो बेटा हम लोग मर जाएंगे, है ना। जिंदा भी रहे। सर ऑक्सीजन ना देखिए जाए। ऑक्सीजन की कमी हो जाए, कहीं नाक को दबा दी यस। किसी का तो ऑक्सीजन कम जाएगी तो कहाँ सो पाएगा एरोबिक? 38 ATP एनर्जी नहीं बनेगा, कम बनने लगेगा। हो सकता है 30 बनने लगे या 20 बनने लगे या बहुत कम बनने लगे। समझे आप लोग ना। तो एनर्जी तो फिक्स नहीं कितनी बनेगी, लेकिन कम बनने लगती है, ठीक है ना। तो देखिए ये होता क्या कि जब आप एक्सरसाइज करते, कभी ध्यान दीजिएगा, जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं बेटा तो आपका मसल्स दर्द करने लगता है। जैसे ना कभी कोई किसी को दौड़ा दो ग्राउंड में 3-4 किलोमीटर, तो उसका पैर का जो ये थाई है ना वहाँ दर्द करने लगता है। कभी ध्यान दिए आप लोग? या आप ज्यादा एक्सरसाइज करो तो हाथ में दर्द करने यस। लगता है, क्रैम्पिंग हो जाता है, खिंचाव आ जाता है। तो क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स क्यों होता है? ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल्स, ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस। कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, एयर की कमी हो जाती है। जिसको थोड़ा नोट में आप लोग लिख लीजिए कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज anaerobic respiration occur in our muscles। इन आवर मसल्स का मतलब हो गया ह्यूमन मसल, ठीक है। ह्यूमन मसल। और इसमें क्या फॉर्म होता है जरा नोट करिएगा। ड्यूरिंग
एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म। क्या बनता बच्चों? लैक्टिक एसिड इज फॉर्म। ये मत समझने लगी आप लोग, जरा ये भी ध्यान दो। कुछ बच्चे समझते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा तो अच्छी बात तो है, बने बॉडी में हमारा क्या बन जाएगा, सब कहेंगे एथेनॉल बन जाएगा। आराम से बोला कोई दौड़ रहा है नशे में आ गया, उल्टा सीधा बोलने सर लगा सब। सोचो। सर ये एथनॉल का सर, और आप क्या लिखे हैं, एथाइल के आगे क्या लिखे हैं सर? एथाइल एल्कोहल, ओके सर। ATHYL, एच है बेटा ये। तो जरा ध्यान देना हमारी बात। ये एथाइल एल्कोहल यानी जो वाइन जिससे बनता है, शराब जिससे बनता है, ये सिर्फ ईस्ट होगा तब बनेगा। ऐसा नहीं कि सर अच्छा तो है हमको दौड़ाइए को बॉडी में एथेनॉल बनने लगेगा तो बढ़िया से बोला कि उल्टा सीधा सब लड़ना झगड़ा शुरू कर दें, नशे में आ जाएं सब। तो हम लोग की बॉडी में एल्कोहल नहीं बनता, याद रखिएगा, वाइन नहीं बनने लगती। हम लोग एक्चुअली बॉडी में लैक्टिक एसिड बनने लगती। ये बोला कोई दौड़ रहा है, एल्कोहल बना, सोचो क्या कंडीशन होगा, माहौल सोच सकते हैं क्या एटमॉस्फेयर हो जाएगी। तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है बच्चों, और ये क्या करता है बच्चों, ध्यान समझिएगा। इट कॉजेस क्रैम्पिंग इन आवर मसल। हमारे मसल से बच्चों खिंचाव आ जाता है, दर्द होने लगता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप ना। अच्छा ये क्यों यस बनता सर। है लैक्टिक एसिड फॉर्म? फॉर्म जरा यहाँ पे एक जरा वर्ड और ऐड कर लीजिएगा। ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या बच्चों एयर, ऑक्सीजन मतलब एयर, इसको भी ऐड कर लीजिए इसमें। तो इनसफिशिएंट जब सप्लाई होता है तो देखो अक्सर देखो ये दर्द होता कहाँ है, जहाँ पर ज्यादा मसल, ध्यान दो, थाई कितनी मोटी होती है। अब आप दौड़ते तो हाफने लगते हैं, ऐसे करने लगते हैं, तो जब आप सांस जो ले रहे हैं वो तुरंत निकल जा रही है, इनहेलेशन कर रहे हैं तुरंत एक्सहेलेशन, तो शरीर में जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा ना उसको। और जब जाने का समय नहीं मिल पा रहा तो हमारे थाई तक पहुंचेगी कैसे, वो जब नहीं पहुंचती है तो हम लोग हाफते हाफते रुक जाते हैं तुरंत। बात समझ रहे हैं नहीं हमारी बात? ये बेटा यस होता है इस तरह से। आप लोग एक रिएक्शन नोट कर लीजिएगा, इसमें क्या होता है देखिए ध्यान समझिएगा। ये जो कंडीशन होती है लैक्टिक एसिड वाली, नोट करिए, ग्लूकोज है, इसका क्या होगा, पहले ग्लाइकोलिसिस, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। अब साइटोप्लाज्म हुआ, इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच नहीं पाता है, तो आगे आप लिख लीजिएगा, ये क्या बन गया, पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट, जो आप याद कर पाओ, पायरुविक एसिड। और इसके बाद बच्चों इसमें क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ नोट कर लीजिएगा, यहाँ बेटा फॉर्म हो जाता है लैक्टिक एसिड, नोट करिएगा, लैक्टिक एसिड। अब प्लस एनर्जी कम बनने लगती थी ना, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब कितना बनेगी ये बताना मुश्किल है, ऐसा नहीं कि 2 ATP बनती है, 38 से कम बनेगी, ठीक है ना भैया, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है, तो इन मसल, ये नोट कर लीजिएगा, ये एरो को ऊपर लिख दीजिएगा, एरो के नीचे नोट कर लीजिए। एक जरा होमवर्क लिख लीजिए आप लोग, राइट केमिकल फार्मूला ऑफ फर्स्ट पायरुविक एसिड, सेकेंड लैक्टिक एसिड। इसका फार्मूला आप लोग को लिख करके हमें सेंड करना है, ठीक है ना बेटा। एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन NTSC में पूछा जाएगा, इसलिए आपको इसको याद करना है। इसलिए होमवर्क दे रहे हैं कि आप खुद सर्च करो और हमें बताइए।
जिससे आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, और क्या, हाँ एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी कार्बन एटम प्रेजेंट इन डैश। नंबर 1 बच्चों ग्लूकोज, सेकेंड लैक्टिक एसिड, थर्ड पायरुविक एसिड। कितने इसमें कार्बन के एटम हैं ये भी बताना है। नोट कर लीजिए आप अपना होमवर्क, इसको रिप्लाई करिएगा हमको। और एक छोटा सा अगर कहो तो क्वेश्चन और दे देते हैं, आसान है। एक क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए, ब्रीफली एक्सप्लेन नंबर 1 एटीपी, सेकेंड एडीपी। इसके बारे में थोड़ा सा नोट लिखिएगा, बिल्कुल नहीं कि एक लाइन लिख दीजिए, इसके बारे में कम से कम 5-6 लाइन जितना आपको आ पाए उतना लिखिएगा, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है बेटा, चलिए इतना लेक्चर समझ में आ गया होगा आप लोग को, इसमें कोई डाउट नहीं होना यस चाहिए हमारे हिसाब से। कल हम लोग आगे इसके कंटिन्यू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। थोड़ा सा बेटा प्लांट का भी पढ़ के रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। कल हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे, और रेस्पिरेशन इन प्लांट कैसे होता है थोड़ा इसको भी आप लोग एनसीईआरटी से रीड करके रखिएगा। रेफरेंस हो तो रेफरेंस से पढ़ लीजिएगा, लेकिन एनसीईआरटी को मेन बेस रखिएगा आप लोग, ठीक है। 7th में था सर, पढ़े थे। हाँ 7th में सर ये सब चैप्टर है सर, 7th 12 में क्लास 7 सर, क्लास 7th। 7 में भी होगा, तो आप लोग थोड़ा सा रीड करके रखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। फिर हम आप लोग से डिस्कस करेंगे कल, ओके। चलो सब लोग, और थोड़ा सा तैयारी भैया करते रहो। मैं एक पेपर जो भेजा है भैया कल आप लोग को सबमिट भी करना है परसों, ठीक है ना, वो असाइनमेंट, पता है कि नहीं। यस सर, यस सर, यस सर। यस कॉपी भैया सब लोग अपना सेपरेट सेपरेट बनाइएगा, या तो एक मोटी कॉपी बना लीजिए स्पाइरल वाली, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की अलग अलग कॉपी बनाइए। रफ ना रहे बिल्कुल, एक ही में खिचड़ी पका के रखिए आप लोग, अलग अलग बनाइए, सुंदर कॉपी बनाइए। जितना सुंदर आप अपना कॉपी बनाओगे बेटा उतना ही आपको पढ़ने की इच्छा करेगी। खाना खाते हैं एक ही थाली में सब मिक्स कर दो, दाल चावल रोटी सब्जी, खाने की इच्छा करेगी। क्यों अलग अलग दिया जाता है, कटोरी में सब्जी अलग दाल अलग, अच्छा लगे, थोड़ा अच्छा लगेगा तो पढ़ने का मन करेगा। खाना अच्छा मिलेगा दूर दूर सजा के तो खाने की इच्छा करेगी। घर क्यों साफ उफ रखते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, सुंदर दिखे तभी तो रहने की इच्छा। मार पहुंचो चारों तरफ धूल धक्कड़ पड़ा, रहने की इच्छा करेगी आप लोग, नहीं करेगी। तो थोड़ा सा आपको भी पढ़ाई लिखाई को मेंटेन रखिए, ओके भैया, ठीक है ना। यस ओके बेटा, चलो बेस्ट आप, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों।